वेलकम गाइस टू द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 6। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा प्लीज़ पहले वो देख लें, तभी अच्छे से समझ आएगा। आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। वेल बेटा, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम टर्म आपने पहले भी सुना हुआ है। इट इज़ एक्चुअली यूज फॉर IS schedule. So the increase in import demand caused by $1 increase in income is called marginal propensity to import. इसका मतलब है जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम उसका कुछ प्रपोर्शन, कुछ हिस्सा इंपोर्ट्स में लगाएंगे। Marginal propensity to import measures the fraction of extra dollar of income spent on imports. Now the open economy IS curve includes net exports as a component of AD. Therefore the level of competitiveness as measured by real exchange rate R affects the IS curve. कैसे, ये क्या कहना चाहते हैं मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ मेरे बच्चों। देखिए, जब आप कन्वेंशनली IS बनाते हैं तो आप इस प्रकार डिराइव करते हैं। ये लेते हैं Y, ये लेते हैं AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। सिंपल टर्म्स में मैं अगर लिखूँ तो दैट्स Y, ये Y, ये I और ये IS होता है। अब यहाँ पे फ़र्क ये हो जाएगा बच्चों कि ये ओपन मॉडल है ना, तो इट विल इंक्लूड AD एज C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो बच्चा कहता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मेरा बच्चा याद करो, जब आपको पढ़ाया जाता था IS शिफ्ट, तो आप कहते थे शिफ्ट इन IS कर्व टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन ऑटोनॉमस स्पेंडिंग। यहाँ पर मेरा बच्चा, अगर आपका नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ता है तो AD बढ़ेगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। AD शिफ्ट होगा तो आप देख रहे हो इनकम बढ़ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है तो बेटा IS शिफ्ट हो जाएगा। ये पैरेलल है बेटा, ठीक है। चलिए, सो आइए पढ़ते हैं। तो बेटा, द ओपन इकोनॉमी IS curve includes net exports as a component of AD. Therefore the level of competitiveness as measured by real exchange rate R affects the IS curve. A real depreciation increases the demand for domestic goods, shifting the IS curve rightward, जो मैंने अभी बताया। Likewise an increase in foreign spending on our goods will increase in net exports. अब हम वही दोबारा लिख देते हैं, y इज इक्वल टू A प्लस NX। याद करिए C प्लस I प्लस G प्लस NX, जो मैंने बड़ी मेहनत से आपको सिखाया लास्ट वीडियो में। आप उसमें देख सकते हैं एक दफ़े दोबारा, इनकेस आपने ना देखा हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ राइज इन फॉरेन इनकम। तो बेटा एक बात बताइए, गोरे की इनकम अगर बढ़ेगी तो जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम थोड़ा सा इंपोर्ट करते हैं, गोरे की इनकम बढ़ेगी तो वो हमारे से खरीदेगा, यानी वो भी इंपोर्ट बढ़ाएगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अब मैंने अभी बताया आपको, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो IS बाई राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ और हमने देखा कि आपकी इक्विलिब्रियम इनकम भी बढ़ जाएगी। अब रिपरकशन इफेक्ट्स। सो रिपरकशन इफेक्ट्स क्या है, आइए पढ़ते हैं। कहते हैं इन एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड आर पॉलिसी चेंजेस अफेक्ट अदर कंट्रीज एज वेल और एज वेल एज आर सेल्व्स। So and then feedback on our economy. When we increase say government spending, our income rises. I mean government spending बढ़ी, IS shift हुआ, ऐसे income बढ़ जाएगी, ठीक है। Now part of that income बच्चों will be spent on imports, which means that income will rise abroad too. The increase in foreign income will then raise foreign demand for our goods, which in turn adds to the domestic income expansion brought about higher government spending and so on. तो अगर हमारे देश में फिजिकल एक्सपेंशन हुआ, इनकम बढ़ी, तो उसका कुछ हिस्सा हम इंपोर्ट भी करेंगे, तो इससे दूसरे देशों में भी इनकम बढ़ेगी। These repercussion effects can be important in practice when a domestic economy, especially if it's a big one like USA, expands. It tends to pull the rest of the world into an expansion. Likewise, when the rest of the world expands, we share, that is, we as a USA people here, we are talking in that expansion because the market for our export also expands. So, it's a beautiful world, interrelated one. तभी हमारी भी हमारा जो कल्चर है वो कहता है ना, वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा परिवार जो है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। आइए आगे बढ़ते हैं। BOP एंड कैपिटल फ्लोस। बेटा ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, ये समझ जाइए, आगे समझने में काफ़ी सहायता आएगी, मदद मिलेगी। BOP एंड कैपिटल फ्लोस। We assume that home country faces a given price of import and a given export demand. Assumption है। We also assume world rate of interest IF is given. With perfect capital mobility, capital flows into home country at an unlimited rate. Now, if I is more than IF तो हमारे देश में पैसे आएंगे, if I is less than IF तो हमारे से पैसा निकलेगा, कैपिटल आउटफ्लो होगा। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स, उसी के वही कंपोनेंट, डोमेस्टिक इनकम, फॉरेन इनकम, रियल एक्सचेंज रेट, और कैपिटल फ्लो के कंपोनेंट हो गए I माइनस IF, जिसमें इफ I इज मोर देन IF कैपिटल इनफ्लो आएगा, I इज लेस देन IF कैपिटल आउटफ्लो आएगा।
सो एन इंक्रीज इन इनकम वर्सन द ट्रेड बैलेंस, हमें पता ही है क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो हम इंपोर्ट करने लगेंगे उसका कुछ हिस्सा, बट एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट अबव द वर्ल्ड लेवल विल पुल इन द कैपिटल। तो फिर आप एक तरह से करेंट अकाउंट में डेफिसिट में जाओगे जब इनकम बढ़ेगी, इंपोर्ट करोगे गुड सर्विसेज, लेकिन अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ जाए तो आप कैपिटल अकाउंट में सरप्लस ले आओगे। सो दस अ ट्रेड डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय अ कैपिटल इनफ्लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, इन्हीं में से पेपर आने के पूरे चांस रहेंगे, सो प्लीज़ मेक श्योर आप अच्छे से सीखें। पॉलिसी डिलेमास, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस। देखिए बेटा, हम सरकारों को गाली तो बहुत आराम से दे देते हैं, इनको ये करना नहीं आता, इनको वो करना नहीं आता, लेकिन देयर टास्क इज़ नॉट ईजी, ट्रस्ट मी। आइए पढ़ते हैं। द पोटेंशियल फॉर कैपिटल फ्लोज टू फाइनेंस अ करंट अकाउंट डेफिसिट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो भी हमने पीछे देखा। कंट्रीज फ्रीक्वेंटली फेस पॉलिसी डिलेमास इन विच अ पॉलिसी डिजाइन टू डील विद वन प्रॉब्लम वर्सेस अनदर प्रॉब्लम। So thus there is sometimes a conflict between the goals of external and internal balance. External balance होता है जब BOP बैलेंस में हो, ये तब होता है जब वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन हो, एंड इंटरनल बैलेंस एग्जिस्ट व्हेन आउटपुट इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। नाउ इन द फॉलोइंग फिगर we show BP is equal to 0 along which we have BOP equilibrium. We can talk about policy dilemmas in terms of points in the 4 quadrants. तो ये वो 4 quadrants है मेरे बच्चों, ये आपका मैं बता दूं मेरा बच्चों, ये BP है, BP इज इक्वल टू 0 रहेगा। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये दिखाता है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। अब एक चीज़ नोटिस करिए, E1 पर अगर E1 को देखूँ मैं, डोंट यू थिंक आपका I जो है वो वर्ल्ड फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम रहेगा, और आपका Y जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है मेरे बच्चों। सो यू हैव अ डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट से कम आउटपुट है। डेफिसिट क्यों है बताता हूँ। अगर आय जो कि आप डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट यहाँ ले रहे हो, IF से अगर कम हुआ तो फिर बाहर ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, आपके देश से कैपिटल आउटफ्लो होगा, एंड इफ दैट हैपेंस इट्स कॉल्ड अ डेफिसिट। सो कहता है फॉर एग्जाम्पल एट E1 देर इज़ अ डेफिसिट इन BOP एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ अब इसको डील कैसे कर रही है गवर्नमेंट। कहता है सपोज उन्होंने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई, आपको पता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो और गिर जाएगा। तो सर ये लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन लगाने से आउटपुट बढ़ेगा। तो आपके कहता है आउटपुट की प्रॉब्लम तो दूर हो रही है। नाउ इन एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी विल डील विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो आउटपुट बढ़ा देगी बट वुड वर्सन द BOP दस क्रिएटिंग अ डिलेमा। तो अब अगर आप वाई को पकड़ने जाते हो तो ये हाथ से निकल जाता है। डिलेमा है कि नहीं है। ऐसे ही E2 पे भी प्रॉब्लम, E3 पे भी प्रॉब्लम, E4 पे भी प्रॉब्लम। मैं बता दूँ इसको सरप्लस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे I मोर देन IF अनएम्प्लॉयमेंट, उसी वजह से इसको ओवर एम्प्लॉयमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे Y इज मोर देन Y स्टार है। तो फिर क्या करें, कुछ नहीं। एक पॉलिसी करने जाते हैं दूसरा गड़बड़ हो जाता है, तो क्या गवर्नमेंट कुछ करे, नहीं, ऐसा नहीं है। इन शॉर्ट अ कंट्री हैज़ टू यूज बोथ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी टू अचीव एक्सटर्नल एंड इंटरनल बैलेंस साइमल्टेनियसली। सो मच अवेटेड, बच्चे कहते हैं सर बड़ा मुश्किल है सर, पता नहीं क्या है सर। सर 5 मिनट का है मंडल फ्रेमिंग मॉडल, जिसका हवा बना रखा है लोगों ने। आइए देखिए मंडल फ्रेमिंग मॉडल, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट। तो ये सब आप खुद पढ़ना, मैं तो सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आइए देखिएगा, मज़ा लीजिएगा। तो आपको ये प्रोसेस सिखाएं, चलो सीखते हैं। तो मंडल फ्रेमिंग मॉडल आप करने लगे। ये है आपका IS, ये है आपका LM, ये है आपका IS, ये है आपका LM, ये है आपका BP इज इक्वल टू 0, ये है आपका BP इज इक्वल टू 0। ये तब होता है वेयर I इज इक्वल टू IF, वेयर I इज इक्वल टू IF। ये आपका E इक्विलिब्रियम, ये आपका E इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमें केस दिया गया है फिक्स एक्सचेंज रेट, हमें मान के चलना है फिक्स एक्सचेंज रेट है, पेपर में मेंशन होगा। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी लगाएं तब क्या होगा, फिजिकल पॉलिसी लगाएं तब क्या होगा। अगर मेरे भाई आप मान के चलिए फिक्स एक्सचेंज रेट है, ठीक है, अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं, डोंट यू पीपल थिंक आपका LM राइटवर्ड शिफ्ट करेगा और E जो है E1 आ जाएगा, और अगर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी लगाते हैं तो IS राइटवर्ड शिफ्ट करेगा और E1 आ जाएगा। राइट सर, आइए पढ़ते हैं। सो LM शिफ्ट्स टू राइट, E बिकम्स E1। आप देख सकते हो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया आपके देश का। सो एट E1 देर इज़ अ डेफिसिट एंड अ प्रेशर फॉर द एक्सचेंज रेट टू डिप्रिशिएट। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। अब ये तो मानते हो ना एट E1 रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे कम है, यहाँ बना के भी दिखा देता हूँ। ये I1 है, ऑब्वियसली I1 इज़ लेस देन IF। इसके क्या मायने हैं कि आप बाहर देश में पैसे लगाएंगे, यस। अगर आप बाहर देश में पैसे लगाएंगे तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होगी, यस। आप फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ा देंगे, यस। तो डोंट यू थिंक उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपकी वैल्यू घटेगी, इसलिए हम कह रहे हैं ये।
एट इवन देर इज़ अ डेफिसिट एंड अ प्रेशर फॉर द एक्सचेंज रेट टू डेप्रिशिएट। अब क्योंकि ये फिक्स एक्सचेंज रेट है, सेंट्रल बैंक अपना रोल प्ले करेगा, सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व्स खोल देगा। जैसे मेरे को ना यूएसए में पैसे लगाने हैं, डॉलर्स लगाने हैं, क्योंकि वहाँ मेरे को इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, तो मैं सेंट्रल बैंक के पास गया, मैंने कहा 10 लाख रुपए ले लो और मुझे डॉलर्स दे दो। तो मैं अपनी 10 लाख इंडियन करेंसी सेंट्रल बैंक को दूंगा, वो मुझे डॉलर्स देगा, डॉलर्स बाहर में लगा दूंगा और मेरे 10 लाख रुपए सरकारी खजाने में सेंट्रल बैंक की तिजोरी में बंद हो जाएंगे। सो नाउ द सेंट्रल बैंक विल सेल फॉरेन करेंसी एंड रिसीव डोमेस्टिक मनी। नाउ सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक मनी विल फॉल। भाई मेरे 10 लाख रुपए जो इकॉनमी में सर्कुलेट कर रहे थे वो तो अब सेंट्रल बैंक के पास चले गए, उसने ताला लगा दिया उसमें। तो आपको पता है अगर डोमेस्टिक मनी सप्लाई कम हो जाती है, मनी सप्लाई बढ़ती है तो एलएम राइटवर्ड शिफ्ट, मनी सप्लाई कम होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो लौट के बुद्धू घर को आए, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वापस आ जाओगे। अगर आप फिजिकल एक्सपेंशन की बात करते हो तो देखिए आपका E1 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, देखिए आई शिफ्ट टू राइट, E बिकम्स E1। एट E1 बोथ इंटरेस्ट एंड आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो गए, कैपिटल इनफ्लो आएगा। क्योंकि अब आपका आई जो है वो बढ़ चुका है, आई इज़ ग्रेटर देन IF, तो फिर कैपिटल इनफ्लो होगा। अब आपके देश में पैसा बरसेगा, डोंट यू थिंक आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी? डोंट यू थिंक आपकी करेंसी जो है, अब गोरे आएंगे देश के सेंट्रल बैंक के पास हमारे और कहेंगे ये लो डॉलर्स, हमें इंडियन करेंसी दे दो, क्योंकि हमें इंडिया में लगाने पैसे या इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। ना डोंट यू थिंक जब हमारे देश के सेंट्रल बैंक को वो अपने डॉलर्स देंगे और हमसे इंडियन करेंसी लेंगे तो वो उस इंडियन करेंसी को इंडियन इकॉनमी में फेंकेंगे, ठीक है, जिससे इंडिया में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एलएम राइटवर्ड शिफ्ट, यही लिखा है, ये देखिए। So IS shifts to right, E becomes E1. At E1 both interest and output have increased, capital inflow will take place, domestic currency appreciate होगी, सेंट्रल बैंक बाय करेगा फॉरेन एक्सचेंज, 10 इंक्रीज करेगा डोमेस्टिक मनी सप्लाई, LM राइटवर्ड होगा, इसलिए आप देख रहे हो आउटपुट बढ़ गया आपका। तो ये है आपका सैड वाला इमोजी, ये वाला स्माइल वाला इमोजी, यानी फिक्स एक्सचेंज रेट में विनर इज फिजिकल एक्सपेंशन, मॉनेटरी एक्सपेंशन नो यूज़। आगे बढ़ते हैं जी, अगला है जी मॉनेटरी एक्सपेंशन एंड फिजिकल एक्सपेंशन, बट दिस टाइम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। आइए कुछ बात करते हैं। तो दोबारा से मैं आपके लिए पहले वो डायग्राम बना देता हूँ। दिस इज़ IS, दिस इज़ LM, दिस इज़ IS, दिस इज़ LM, दिस इज़ BP इज इक्वल टू 0, दिस अगेन इज़ BP इज इक्वल टू 0, y चाहे तो बना सकते हैं, राइट, I इज इक्वल टू IF, I इज इक्वल टू IF। सो मॉनेटरी एक्सपेंशन में LM राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, फिजिकल एक्सपेंशन IS राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। E हो गया E1, I1 जो कि ये हो गया, इट विल बी लेस देन IF, इधर E हो गया E1, ये जो I1 आया विच इज़ ग्रेटर देन IF। पहले यहाँ तक बात करते हैं। सो LM राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, LM से LM1, E1 बन गया। सिंस I इज़ लेस देन IF, कैपिटल आउटफ्लो होगा जो मैंने बताया, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगी। नाउ डोंट यू थिंक अगर तेरी एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हुई तो गोरे को तो तेरे से खरीदने में फ़ायदा है, तो डोमेस्टिक कंट्री जो है वो कंपेटिटिव हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हमारी करेंसी टूटी पड़ी है, डेप्रिशिएटेड हुई पड़ी है। तो फिर आपको तो पता है इससे नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, पीछे सिखा के आ रहा हूँ, नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो IS राइटवर्ड शिफ्ट। ये देखो, वाह वाह, देखो भाई आउटपुट बढ़ गया। उसमें देखें, अब आपने एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी लगाई तो भाई अगर इससे IS को कहाँ शिफ्ट कर दोगे, राइटवर्ड, हाँ जी, E1 हो गया, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट करेगी आपकी। अब अगर अप्रिशिएट करेगी तो एक्सपोर्ट गिरेंगे, आपकी कंपेटिटिवनेस गिर गई, तो ये जो IS बढ़ा था यही वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे विनर कौन है, फिजिकल पॉलिसी। फिक्स एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी, मैं उल्टा बोल गया। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में जो है फिजिकल पॉलिसी विन करती है, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी। माइंडेड, ये कोई जनरल वो नहीं है, मंडल फ्रेमिंग मॉडल की बात हो रही है विद सर्टेन अजम्पशंस, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा मैं शुरू का बता दूं, नहीं तो घर पे दिक्कत ना हो ना आप लोगों को। ठीक है, 1 मिनट बस। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। दिस इज़ कैपिटल मोबिलिटी, तो वो आपको समझने में ना आसान रहेगा मेरा बच्चा।
तो कहता है इन द सिंपलेस्ट वर्ल्ड इन विच एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स, टैक्सेस आर सेम एवरीवेयर एंड फॉरेन असेट होल्डर्स नेवर फेस पॉलिटिकल रिस्क, वी वुड एक्सपेक्ट ऑल असेट होल्डर टू पिक द असेट डेट एज द हाईएस्ट रिटर्न। एजम्पशन है, तब चल रहा है मंडल फ्रेमिंग। इन रियलिटी दो नन ऑफ दीज कंडीशन एग्जिस्ट, देर आर टैक्स डिफरेंसेस, एक्सचेंज रेट भी चेंज होती हैं, कंट्रीज ऑब्स्टेकल्स भी डालते हैं कैपिटल आउटफ्लो में। हाउएवर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मेजर कंट्रीज में ज़्यादा नहीं होता। सो हमारा वर्किंग अदम्पशन ये रहेगा कि कैपिटल परफेक्टली मोबाइल है और असेट होल्डर्स कहीं पे भी पैसे लगा सकते हैं। इसी बेसिस पर मेरे बच्चों मैंने मंडल फ्रेमिंग आपको सिखाया है। मैंने ये बाद में कराया है इसलिए क्योंकि मैं चाह रहा था पहले आपको प्रैक्टिकलिटी दिखा दूँ। तो मंडल फ्रेमिंग मॉडल, फिक्स एक्सचेंज रेट स्माइली फिस्कल, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट स्माइली मॉनेटरी। इसके बाद एक दो एप्लीकेशंस और हैं जो मैं अभी फ़ोटो डाल दूंगा, और एक एंड में थ्योरी टॉपिक है बेगर थाई नेबर पॉलिसी। उसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ, उसकी थ्योरी अभी पढ़ लेना। कई बार क्या होता है, एक देश ना अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अपनी क्वालिटी ऑफ गुड्स नहीं बढ़ाता बल्कि अपनी करेंसी डेप्रिशिएट कर लेता है। तो जब आप करेंसी डेप्रिशिएट करते हो उसकी वजह से आपका जब एक्सपोर्ट बढ़ता है, दिस इज़ कॉल्ड बेगर थाई नेबर पॉलिसी। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड, और ये कोई प्रैक्टिकल भी नहीं है क्योंकि आपको देखिए दूसरा देश भी ट्राई करेगा डेप्रिशिएट करने की, फिर तीसरा भी करेगा, तो अल्टीमेटली कोई इम्पैक्ट उसका आएगा नहीं। ठीक है बच्चों, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थोड़ा फास्ट मैं 2 वजह से चलता हूँ मेरे बच्चों। ए, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट रखनी होती है। बी, सबसे ज़्यादा जो मेजर रीज़न है वो बी है। बेटा आप जिस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो ना, आपका दिमाग तेज़ चलाना ज़रूरी है, क्योंकि कल को जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस पेपर्स देंगे तो वहाँ पर आपको बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसलिए मैं छोटे इनपुट्स बनाता हूँ और फास्ट खींचता हूँ आपके लिए, ताकि आप ना ये एक तरह से हाइड साइन में ही इन द बैक ऑफ योर माइंड आप नेचुरली तैयार हो जाओ उस चीज़ के लिए। क्योंकि अब आप कहोगे यार इतनी तेज़ पढ़ाते हैं तो हमें भी दिमाग बिल्कुल वैसा रखना पड़ेगा, तो वो जान के इसलिए पढ़ाया जा रहा है। आप छोटे बच्चे होते तो मैं धीरे पढ़ाता, पर आपकी जो ज़रूरत है ना वो ये कि आपका दिमाग मेरे को तेज़ बनाना है, इसलिए थोड़ा फास्ट रखता हूँ। लेकिन फिर भी आपकी कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है तो हम बैठे हैं ना आपके लिए। ये नंबर है, आप व्हाट्सएप कीजिए, नोट्स चाहिए नोट्स लीजिए, डाउट्स लेने हैं डाउट्स लीजिए। सो दिस फिनिशेस चैप्टर नंबर 6।